साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 14 सितंबर 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से दो खास खबर, बड़ी खुशखबरी आप सबको बताने के लिए और अन्य तमाम जानकारियाँ देने के लिए। पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और पता चल सके कि इस देश में कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका हितैषी है, कौन आपको दुखों से, संकटों से, अपमानों से, उपेक्षाओं से मुक्ति दिलाना चाहता है और कौन आपको अपने मकड़ जाल में फंसाकर केवल और केवल आपका शोषण करना चाहते हैं। तो इसलिए तमाम साथी इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और चूँकि आज हिंदी दिवस है साथियों, 14 सितंबर है, तो मैं हिंदी का साहित्यकार रहा हूँ और हिंदी पर बहुत काम किया है देश भर में। हमने हमारे नाम भी अनेकों उपलब्धियां हैं हिंदी भाषा के क्षेत्र में। तो आज हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं दुनिया के तमाम हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी साथियों को भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इसके साथ साथ साथियों, आज एक शोक भरी खबर भी है कि हमारे आत्म बलिदानी साथी डॉक्टर रमेश हरियाणा जींद से उनकी माताश्री का आकस्मिक निधन हो गया है, जो बहुत अपूर्णीय क्षति है। मैं उसके लिए माताश्री के श्री चरणों में सादर नमन करते हुए नारायण से प्रार्थना करता हूं कि वो उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। तो साथियों, बड़ी खबरें भी मैं आपको बताऊंगा, दो खबरें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आप सबके लिए। कि एक तो पहला आदेश बट्स एक्ट में भुगतान का हो गया है, उसे आपको बताऊंगा। दूसरा, एक केस बट्स एक्ट के अंतर्गत स्टेट अथॉरिटी ने सेंट्रल गवर्नमेंट को सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। ये दोनों खबरें हमारे लिए बड़ी खुशी की खबरें हैं और हमारे इस आंदोलन में मील का पत्थर साबित होंगी। और खबरें भी हैं, कई विधायक, सांसद, मिनिस्टर्स ने हमारे कार्यक्रमों के मध्य आकर के जो हमारा सहयोग आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा है उसमें हमें सहयोग का वचन दिया है और कहा है कि वो भी हमारे इस आंदोलन में सहभागी हैं, सम्मिलित हैं और वो बट्स एक्ट 2019 की बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और देश के तमाम ठगी पीड़ितों का भुगतान इस कानून के अंतर्गत करवाकर सबको न्याय दिलाएंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले मैं आपको एक अपील करना चाहूँगा, चूँकि वैसे तो मैं इस मान्यता का हूँ कि जहाँ जैसी सुविधा आपको उपलब्ध हो किसी भी फील्ड में, वहाँ उन्हीं का उपयोग करके आपको काम चलाना चाहिए। यही प्रकृति भी कहती है, यही दुनिया का नियम है साथियों। लेकिन कहीं कहीं इन नियमों को तोड़ना पड़ता है और उन लोगों के प्रति सख्ती बरतनी पड़ती है जो लोग अति कर दें। वो कहा है न कि कैसे है, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, करें अनीत जाय नहीं बरनी, सीधें विप्रधैन सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरें कृपा निधि सज्जन पीरा। तो कभी कभी दुष्टात्माओं को दंड देना बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर आप उनको दंड नहीं देंगे, अपने से दूर नहीं करेंगे, तो वो आपके मार्ग में निरंतर बाधा बनती रहेंगी। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप काका जी बर्वे साहब, उन्होंने हमें 1700 रुपये भेजे थे
वहाँ से गढ़चिरौली से जलगांव और नासिक आने के लिए और उन 1700 रुपयों को लेकर, चूँकि हम पहुँच नहीं पाए, हमारी तबीयत खराब हो गई थी, कल मैंने बताया था विस्तार से, वापस आना पड़ा दिल्ली। चूँकि स्वास्थ्य की रक्षा भी बहुत ज़रूरी है और जानबूझकर मौत के मुंह में कूदना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। हमको तो वैसे भी ईश्वर ने कुछ वरदान दिए हैं, आभास हो जाता है कुछ चीज़ों का। तो परमात्मा ही, हम लाख कोशिश कर लें कि हमें वहाँ पहुँचना है हर हाल में, तो भी वो नहीं पहुँचने देते हैं और वापस खींच लाते हैं अपने स्थान की ओर, ताकि वो उस लड़ाई को जारी रखवा सकें जिसके लिए हमें उन्होंने चयनित किया है। हम नहीं पहुँच सके अपनी तमाम कोशिशों के पश्चात भी, तो इसको लेकर बर्वे साहब ने बड़ा तूफान खड़ा कर रखा है और वो अनर्गल बयानबाजी और आरोप महाराष्ट्र के उन तमाम साथियों पर लगा रहे हैं जो गढ़चिरौली, नागपुर या चंद्रपुर में प्रवास करते हैं और हमारे संगठन के बड़े महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान हैं। खासतौर से आदरणीय देवराव दूधभले साहब हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं वही। उनको बहुत अनुचित शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं, हमारे लिए भी कर रहे हैं और पंडित जी के लिए भी कर रहे हैं, मुदगल साहब के लिए भी, केवल मात्र 1700 रुपये भेजकर, जिसमें वहाँ से गढ़चिरौली से जलगांव तक के ही काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। अगर बाई रोड जाओ तो 1700 रुपये से कहीं ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और ट्रेन से भी जाओगे तो भी चंद्रपुर से 1500 रुपये का टिकट बनता है जो हमने बनवाया था। तो गढ़चिरौली से चंद्रपुर जाने में भी 1000-1500 रुपये का खर्चा अलग से आ जाता है साथियों, 2 आदमियों का। उस मात्र 1700 रुपये को लेकर बर्वे साहब ने जो तूफान खड़ा किया है, अनर्गल बयानबाजी की है, ये कहा है कि हमारी तबीयत खराब नहीं थी, हमने जानबूझ के उनके यहाँ आना पसंद नहीं किया, जानबूझ के दौरा टाला, या हमें दूधभले जी और कीर्तने साहब और पाटले साहब और अन्य साथियों ने बहकाया, शरणागत जी वगैरह ने, और हमको वहाँ जाने से रोका। इस बात से उन तमाम साथियों का मनोबल डाउन हुआ है और उनको लगता है कि हमने जवाब नहीं दिया। अगर दिलीप काका बर्वे को संगठन से नहीं हटाया तो वो तमाम साथी अपने आप को असहज महसूस करेंगे और कोई अप्रिय निर्णय ले सकते हैं। तो साथियों, किसी एक को हटाने से अगर ज़्यादा साथी, और वो भी न्यायप्रिय साथी, संघर्षशील साथी जुड़े रहें आंदोलन में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए मैं त्वरित प्रभाव से दिलीप काका जी बर्वे साहब को संगठन के तमाम पदों से मुक्त करता हूँ। अब वो हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप में किसी पद पर नहीं है। आज से और अभी से कोई भी साथी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तपजप के नाम पर उनसे कोई भविष्य में लेन देन या पत्र व्यवहार या कोई संबंध नहीं करेगा, नहीं रखेगा। वो स्वतंत्र हैं हमारी तरफ से। अब वो गालियां देते रहें या जो भी करें, वो उनकी अपनी इच्छा है और उनको ये निर्देशित भी किया जाता है कि वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार से संबंधित उनके पास जो भी दस्तावेज हों, रिकॉर्ड हों, उन्होंने बहुत सारे साथियों को गुजरात में, महाराष्ट्र में मेंबरशिप भी दिलाई हैं, उन सब का रिकॉर्ड आदरणीय देवराव दूधभले जी को हवाले कर दें, क्योंकि वही प्रभारी महासचिव हैं महाराष्ट्र के और आज से उन्हीं को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का प्रभार भी सौंपा जाता है, इंचार्ज बनाया जाता है, जब तक कि वो किसी दूसरे साथी को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं कर देते। ये जिम्मेदारी भी हम उन्हीं को सौंप रहे हैं, दूधभले साहब को, कि वो किसी एक्टिव साथी को, ईमानदार साथी को, पेशेंस वाले साथी को, जिसमें संयम हो, चीज़ों को समझने की, सोचने की शक्ति हो, ऐसे साथी को महाराष्ट्र का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करें। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ साथियों। एक बात और मैं कहना चाहता हूं आप सबसे इसी बहाने कि हमने बड़े दुख, कष्ट, त्याग, बलिदान और तूफानी संकट, जिनको कहते हैं कि जीवन में आदमी के में तूफानों जैसे संकट आ जाते हैं, उन सबको झेल कर
भूखे प्यासे, तमाम अपमान उपेक्षा, इन तमाम चीज़ों को झेलकर बीमार रहते हुए इस संगठन को तैयार किया है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को। इस आंदोलन को, जिसे मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम कहा गया है, हम तो अपने घर से कोट से घर, या दिल्ली वाले घर से ज़्यादा अपने घर अलीगढ़ तक जाते थे। इसके अलावा हमारा कहीं भारत में कोई यात्राओं का कोई कार्यक्रम कभी नहीं रहा। घूमना फिरना ये सब देशाटन जो मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वजह से हुआ, ये हमारे जीवन में एक नई चीज़ है। और इस कार्यक्रम की वजह से देश में एक ऐसा संगठन तैयार हो गया जो न केवल देश के 42 करोड़ लोगों की भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, बल्कि वो देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए भी संकल्पित हो गया है। तो जब ये इतना बड़ा काम हमारे छोटे से त्याग से, बलिदान से हो गया है, तो इसको यूं ही तबाह नहीं होने दिया जा सकता। चूँकि वैसे भी ये मेरी दृष्टि में ईश्वरीय काम है, कोई साधारण काम नहीं है, किसी मनुष्य के बस की बात ये नहीं। मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं थी, मैं तो ये मानता हूँ। मैं तो 100 किलोमीटर की यात्रा भी नहीं कर सकता था। मुझे इतने रोग थे मेरे शरीर में और बहुत सारी दिक्कतें थीं मुझे कि मैं यात्रा नहीं कर सकता था। यात्राओं से बिल्कुल परहेज करता था। कोई इमरजेंसी बात होती थी तब भी अपने गांव भर जाता था। और कहीं यात्राओं से मेरा कभी कोई ज़्यादा सरोकार नहीं रहा है। नातेदारी रिश्तेदारी में भी मैं जल्दी से कहीं नहीं जाता था, आज भी नहीं जाता हूँ खैर नातेदारी रिश्तेदारी में तो। लेकिन यदि परमात्मा ने मुझे इतनी शक्ति दी कि पूरा देश घुमा दिया, इतना बड़ी यात्रा, दुनिया की सबसे विशाल यात्रा, जब भी इसका इतिहास लिखा जाएगा, आप कहोगे हम अपने मुंह से कह रहे हैं, लेकिन जब भी इतिहास लिखा जाएगा ये दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा कहलाएगी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम। चूँकि इतनी बड़ी यात्रा किसी ने नहीं की जो संपूर्ण देश में घूमा हो, गया हो, लोगों को जाना हो, उनकी पीड़ा को सुना हो, दुखों को सुना हो, लोगों को साहस दिया हो जीने का। आप में से बहुत सारे साथी कहते हैं ना कि आप तो ईश्वर हैं, भगवान हैं, श्री नारायण का स्वयं अवतार हैं। तो साथियों, ये बातें आपकी केवल वहाँ तक तो सत्य प्रतीत होती है मुझे जब कोई निर्दोष व्यक्ति मौत के मुंह में जा रहा होता है और वो पुकारता है तो मेरी उपस्थिति अचानक हो जाती है और वो उसको जीवन दान मिल जाता है। केवल इतने तक तो मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी मैं नहीं मानता हूँ। चूँकि बहुत सारे लोग बुलाते हैं, पुकारते हैं मुझे, तो मैं बहुत सारी जगह कहाँ जा पाता हूँ, कहाँ कुछ कर पाता हूँ। लेकिन वहाँ ये फॉर्मूला काम कर जाता है तो वहाँ तक मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ और इसी के आधार पर मैं गणना करता हूँ कि ये पूरा का पूरा जो मिशन है, जो जिम्मेदारियाँ 3 परमात्मा ने सौंपी हैं, देश के 42 करोड़ का भुगतान, ठगी पीड़ितों का भुगतान, वो भी बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना, देश के तमाम निर्दोष एजेंट को सुरक्षा, सम्मान, रोजगार और पुनर्वास की गारंटी का अधिकार, और साथ साथ भारत माता को ठगों के, बेईमानों के खूनी पंजों से आज़ादी दिलाकर इसको ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, ये ईश्वरीय काम है साथियों। ये मेरा और आपके बस की बात नहीं थी। आज 14 दिन हो गए हैं लगातार लड़ते हुए आपको सबको। ये सरल नहीं था। 2 दिन भी, 24 घंटे भी इस तरह कोई भिखमंगे लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं। और हमारी सबकी स्थिति तो भिखमंगों से भी ज़्यादा बुरी थी। लेकिन 14 दिन ये आंदोलन चल गया और 14 दिन के इस आंदोलन ने देश की सत्ता को संपूर्णता से तो अभी नहीं झुकाया है अपने कदमों में, लेकिन आंशिक रूप से सत्ता झुकने लगी है। कहीं मिनिस्टर आ रहे हैं हमारे धरना प्रदर्शन के कार्यक्रमों में, स्टेट के, सेंटर के, कहीं सांसद आ रहे हैं, कहीं विधायक आ रहे हैं, कहीं डीएम आ रहे हैं, कहीं एडीएम, कहीं एसडीएम, कहीं तहसीलदार, कहीं एसपी, कहीं एसएसपी, कहीं कमिश्नर। तमाम अधिकारी, शासन, प्रशासन, जनप्रतिनिधि अगर हमारे कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आप आंदोलन वापस ले लो, हमारी आपके इस मिशन के प्रति सहानुभूति है, इस कानून के प्रति श्रद्धा है,
हम इस आवाज़ को उठाएंगे, आपके काम को कराएंगे, आपके लोगों का भुगतान दिलाएंगे, आपके लोगों की पीड़ा का अंत करवाएंगे और हिंदुस्तान में खुला घूमने वाले ठगों को फांसी के फंदे पर भी लटकवाएंगे। तो ये आपकी आंशिक विजय हो चुकी है साथियों, इसलिए अब घबराओ मत। जो भी बची खुची शक्ति है, जहां आप खड़े हो यहां से आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, बढ़ोगे तो जीतोगे। निश्चित रूप से आपकी जीत होगी। जो आपकी न्यायपूर्ण मांग है वो पूरी होगी और पीछे हटोगे तो आप सब अपने साथ साथ मेरे जीवन को और उन सूर्य नारायण के या जिनको भी आप ईश्वर कहते हैं, अल्लाह मानते हैं, उनको भी कलंकित करोगे कि जब ईश्वर आपके साथ थे, सत्य आपके साथ था, न्याय आपके साथ था, तब आप पीछे क्यों हट गए। जहां आप खड़े हो वहां से आगे बढ़ सकते हो तो बढ़ो, नहीं बढ़ सकते हो तो जहां हो वहीं खड़े रहो साथियों, पीछे मत हटना। आने वाले समय में कुछ लोग और निकल कर के आएंगे जो इस आंदोलन को, इस कारवां को, इस मिशन को जहां आप खड़े हो यहाँ से आगे ले जाने के लिए हमसे, आपसे तेज गति से दौड़ेंगे और निश्चित रूप से हमारी, आपकी, सबकी, उनकी, सत्य की, न्याय की, कानून की जीत होगी। हिंदुस्तान में सत्य की, न्याय की स्थापना होगी, ठगों को दंड मिलेगा, आपका भुगतान होगा और ये बेईमान शासन, प्रशासन, सिस्टम आपके कदमों में झुकेगा साथी। तो मेरी इस मार्मिक अपील पर तमाम साथी ध्यान देना। मैं तो हमेशा साथियों सत्य के लिए लड़ता हूँ, और सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है और पाप क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, इसका निवारण क्या है, ये जानने के लिए एकांतवासी हो गया था और वो मार्ग मैंने तलाश लिया था जिस पर मुझे आगे बढ़ना था, उसी पर काम करना था। लेकिन मेरा ये मार्ग शायद देशाटन के बगैर अधूरा रह जाता, आपके बिना अधूरा रह जाता। इसलिए परमपिता परमात्मा ने पहले मुझे आपके कार्य के लिए चुन लिया ताकि मैं देशाटन कर सकूं और उन चीज़ों को जान सकूं और वो अनुभव प्राप्त कर सकूं जो मैंने जीवन में कभी प्राप्त नहीं किए। उन दुखों को देख सकूं कि मुझसे भी कहीं ज़्यादा दुखी, पीड़ित, शोषित लोग इस दुनिया में हैं। निराले निराले किस्म के दुख हैं और उन दुखों का निवारण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। इसलिए परमात्मा ने मुझे चयनित किया और उन तमाम चीज़ों को मैं समझकर अब भविष्य में बहुत जल्दी आप सबका भुगतान करवाकर, निर्दोष लोगों को सम्मान और सुरक्षा दिलवाकर हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करके अपने उसी मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूं। मेरी कोई नेता बनने की, कोई एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनने की कोई इच्छा नहीं है, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि मैं ऐसे हिंदुस्तान का निर्माण करूं, ऐसी न्याय व्यवस्था का, प्रशासनिक व्यवस्था का, शासकीय व्यवस्था का निर्माण करूं कि भले ही कोई राष्ट्रपति क्यों न हो, कोई प्रधानमंत्री क्यों न हो, कोई मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों न हो या कोई आईपीएस, आईएएस क्यों न हो, वो सब, उसकी औकात एक साधारण से साधारण निर्दोष मनुष्य के सामने कम होनी चाहिए। जब एक निर्दोष साधारण मनुष्य किसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आईपीएस, आईएएस या किसी भी शासकीय, राजकीय व्यक्ति के सामने खड़ा हो तो वो कुर्सी छोड़ दे राजकीय व्यक्ति और झुककर उसे सलाम करे, क्षमा मांगे और उसको अविलंब न्याय प्रदान करे। मैं तो ऐसी शासन व्यवस्था के लिए अपना जीवन होम करना चाहता हूँ, हवन करना चाहता हूँ। साथियों, ये होगा या नहीं ये तो परमात्मा जाने, लेकिन ठग मुक्त हिंदुस्तान, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में हिंदुस्तान को तो हम स्थापित कर ही जाएंगे। आपका भुगतान दिलवा करके जाएंगे और अपने निर्दोष एजेंट साथियों का
सम्मान और सुरक्षा जो छीन लिया है ठगों ने, बेईमानों ने, वो आप सबको वापस दिला करके जाएंगे। तो मैं आता हूँ बड़ी खबरों की ओर साथियों। बड़ी खबर है आज, सबसे बड़ी खबर तो कल मैंने बता दी थी, संक्षिप्त में बताई थी। ये मेरठ के बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का आदेश है साथियों, और उस आदेश के साथ जो कंपनी है जिसको ये आदेश दिया गया है, उस कंपनी का जो CMD है नगेंद्र भूषण स्वामी, कंपनी श्री राम लैंडकॉन लिमिटेड तथा श्री राम निधि लिमिटेड मेरठ, उसने ये अंडरटेकिंग दे दी है बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के निर्देशन पर, बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को, कि जो उस पर आरोप लगाए गए हैं वो सच्चे हैं। उसने वास्तव में लोगों को चीट किया है, ठगा है, और वो बर्ड्स एक्ट की दंडात्मक कार्रवाई से बचना चाहता है। इसलिए वो 1/11/2024 से दिनांक 31/3/25 तक कंपनी श्री राम लैंडकॉन लिमिटेड तथा श्री राम निधि लिमिटेड द्वारा खाता धारक को किस्तों में भुगतान करते हुए उनकी समस्त धनराशि लौटा देगा। यदि निर्धारित अवधि में प्रार्थी द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व प्रार्थी एवं उसकी कंपनी का होगा। ये 10 सितंबर को उसने अंडरटेकिंग बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी के समक्ष लिखित में दी है साथियों। और उत्तरदायित्व का मतलब आप समझते हो क्या होगा? अगर इसने, चूंकि ये मूल राशि की बात कर रहा है लौटाने की, इस पर ही हमारा जमाकर्ता भी सहमत हो गया है कि मूल राशि उसे मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगा। अगर ये मूल राशि उसने इस तय समय सीमा में नहीं लौटाई तो इसका 2 से 3 गुना पैसा उसको वापस करना होगा और न्यूनतम 10 साल की उसको कठोर कारावास की सज़ा होगी। और यही हाल दोस्तों सबका होना है। जो लोग ये कह रहे थे ना कि साहब जरूर ये 2019 से वाली कंपनीज पर या ठगी प्रकरणों पर लागू नहीं होता, ये मामला भी ऐसा ही था, ये 2014 का मामला था। तो साथियों, यदि लड़ोगे और अपराध की निरंतरता को आपने साबित कर दिया तो सबका पैसा इसी भांति मिल जाएगा। लेकिन लड़ना पड़ेगा, उन ठग बेईमानों से बचना पड़ेगा आपको जो बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं। हमारा विरोध कर लें, कोई बात नहीं है, हमारा विरोध तो चल भी जाएगा, लेकिन बर्ड्स एक्ट का ही जो लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ ठग और उनके दलाल, आप उन पर भी भरोसा कर लेते हो। ये दुख की बात है कि आपकी मन स्थिति अभी भी सत्य को समझने की नहीं है, आप भ्रमित हैं। अपनी मन स्थिति को ठीक करो साथी, सत्य को समझो। अब वो दिन दूर नहीं जब आप लड़ाई जीत जाओगे, आप सबका भुगतान हो जाएगा। दूसरी खबर साथियों ये आसाम से है। आसाम की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने वहाँ के DGP को, आसाम पुलिस के DGP को एक आदेश दिया था कि वो SIT बनाकर ये जो एक कंपनी है ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले से जुड़ी हुई कुछ 14-15 FIR हुई थी, जगह जगह 61 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 22 लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किए गए थे और इसकी विशेष जांच दल बना करके इंक्वायरी करें ये DGP को कहा गया था। और DGP ने 14 SIT गठित भी की थी, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो मल्टी स्टेट मामला है, कई राज्यों तक उलझा हुआ है। तो DGP ने इस पर असमर्थता व्यक्त करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंपी बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी को कि आप इस मामले को CBI को ट्रांसफ़र कर दें। तो साथियों आज 14 सितंबर 2024 को असम की बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी ने थ्रू मंत्रिमंडल इन मामलों को CBI को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब केंद्र सरकार इनकी जांच करेगी, केंद्र सरकार बर्ड्स एक्ट अथॉरिटी का गठन करेगी और समस्त लोगों का पैसा वापस करेगी। तो ये 2 बड़ी खबरें हमारे लिए हैं साथियों। तीसरी एक और खबर है साथियों, मैं आपसे उस पर कहना चाहूँगा कि ये जो कल्पतरु KBCL वाला मामला है और इसमें एक विधायक का नाम आया है जो
ये विधायक है पूरन प्रकाश, बलदेव सीट से, मथुरा की से, यूपी का। इसका जो नाम आया है और लगभग 2.5 करोड़ रुपए इसके खातों में ट्रांसफ़र हुए हैं कल्पतरु KBCL मामले में, उसके खातों से, जयकिशन राणा वाले से। वैसे तो उसने सैकड़ों कंपनी बनाई थी जयकिशन ने, बहुत बड़ा ठग है वो, स्वयं को मृत भी घोषित कर दिया है उसने। लेकिन ये बलदेव का जो विधायक है पूरन प्रकाश, ये पकड़ में आ गया है ED की में। पकड़ में आना सेंस इसके खिलाफ एविडेंस रिकॉर्ड पर आ गए हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मनी ट्रेल, वो पकड़ में आ गई है। तो इसकी गिरफ्तारी बनती है, इसके यहाँ बुलडोजर भी चलना चाहिए। और यदि इस मामले को आप सब मिलकर उठाओगे तो ये विधायक गिरफ्तार हो जाएगा और इसकी गिरफ्तारी का मतलब होगा आपके आंदोलन को एक बड़ा विस्तार मिल जाना, आपकी जीत में और 4 चांद लग जाना, आपका काम जल्दी बन जाना। इसलिए देश भर में साथियों, परसों यानी 17 नवंबर को ही, चूँकि 17 नवंबर को वैसे तो कई जगह वो गणेश जी का वो है त्यौहार है, उसी वजह से हमने जेल भरो आंदोलन आगे बढ़ा दिया था। लेकिन 17 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन भी हो सकता है हिंदुस्तान के लिए साथियों, चूँकि मोदी सरकार की विदाई हो सकती है, मोदी इस्तीफा दे सकते हैं 17 सितंबर को, वो 75 साल के होने जा रहे हैं। तो विदाई ना भी हो तो उनके 75 साला दिन के अवसर पर ही वैसे तो विदा हो जाना चाहिए, उन्हें सत्ता छोड़ देनी चाहिए, चूँकि उन्होंने केवल और केवल झूठ परोसा है देश के समक्ष, लोगों को भावनात्मक चक्रव्यूह में फंसाकर उलझाया है, किया कुछ नहीं है। इसलिए 17 सितंबर को उन्हें पद छोड़ देना चाहिए ताकि उनकी जीवन ज़्यादा कलंकित ना हो। लेकिन फिर भी यदि वो सत्ता के लालच में पद नहीं छोड़ते हैं तो 17 सितंबर को ही पूरे देश में एक ज़बरदस्त आंदोलन हो और इस पूरन प्रकाश भारतीय जनता पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी की और इसके तमाम फार्म हाउसेस पर, प्रॉपर्टीज़ पर जो अवैध हैं सारी की सारी, और कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चलाने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जाए साथियों। और जब आप ऐसी मांग करोगे तो निश्चित रूप से ये गिरफ्तार हो जाएगा। और जब एक रूलिंग पार्टी के सिटिंग MLA को आप गिरफ्तार करवा लोगे तो बाकी जो ठग सदनों में बैठे हैं उनको भी गिरफ्तार करवाने में आपको सफलता मिल जाएगी। इसलिए तमाम साथी 17 नवंबर को मैं आज ही ड्राफ्टिंग करके डालूंगा, इस विधायक की गिरफ्तारी की मांग करें साथियों जोर शोर से। और एक सहारा की साथी ने आत्महत्या कर ली है, वो भी बड़ा दुखद समाचार है। जमशेदपुर में सीताराम डेरा थाना में उसका पैसा लगा हुआ था बहुत सारा, और वो 42 वर्ष का था, निवेशक था साथियों, जगदीश राव कुछ ऐसा नाम था, और उसका पैसा वापस नहीं मिला सहारा CRC पोर्टल बन जाने के बाद भी। तो उसने तनाव में आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा कि किसी को अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। सहारा CRC पोर्टल, सेबी पल्स पोर्टल, NCLT, लिक्विडेटर्स, इन सब झांसों से, झूठों से, फरेबों से बाहर आओ साथियों। बाट्स एक्ट पर हमारे साथ चलो, हम गारंटी लेते हैं आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा हम आपको दिलाएंगे। हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करेंगे और तमाम निर्दोष एजेंट साथियों को सुरक्षा, सम्मान, पुनर्वास और रोजगार की गारंटी का अधिकार दिलाएंगे, बशर्ते आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलो, हमारे साथ चलो, हमारे संगठन से जुड़ो, हमारे इस अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन में सहयोग करो। 22 सितंबर को सुबह 10 बजे पूरे देश के जिला और तहसील मुख्यालयों पर जाकर जेल भरो आंदोलन में अपनी अपनी भागीदारी निभाओ साथियों। और 2 अक्टूबर से हम स्वयं अपने 150 आत्म बलिदानियों के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे और तब तक जल, अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आपका भुगतान इस देश में आरंभ होना शुरू नहीं हो जाएगा। तो मिलता हूं कल। आज फेसबुक पर नहीं आ पाऊंगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा है, तकलीफ है भी, लेकिन उम्मीद करता हूं आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, पूरा सुनोगे, कमेंट और लाइक भी करोगे ताकि मुझे आपके मनोभावों का पता चल सके और
तन मन धन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में सहयोग करोगे साथियों। जय हिंद, जय भारत।